सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। हमने पहले वीडियो में आपको मूल अधिकार से संबंधित और उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग देखते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या है। देखिए, पहले है दहेज। दहेज एक अरबी भाषा का शब्द है और दहेज की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। जैसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष यानी अगर हम कह सकते हैं वधू पक्ष द्वारा वर को कुछ उपहार दिए जाते हैं। ये उपहार पूर्व काल से ही दिए जा रहे थे, लेकिन ये उपहार धीरे धीरे मांग में बदल गए। धीरे धीरे इन उपहार की मांग होने लगी, डिमांड होने लगी। ये डिमांड मांग ही आज दहेज का रूप है, यानी इस मांग को, इस डिमांड को हम दहेज कहते हैं। इस दहेज के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए इस कुप्रथा को रोकने के लिए, जिसमें एक कानून जो हमारे संपूर्ण देश में लागू है उसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। 1961 से पहले भी हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए थे, जिनमें कुछ नाम क्या हैं। सिंध लेती देती अधिनियम 1939। यह कानून उस सिंध प्रांत में बनाए गए थे जो हमारे देश के आज़ाद होने के पहले कार्य करते थे, लेकिन ये छोटे एरिया में कार्य करते थे, लेकिन ये उतना ज़्यादा कठोर नहीं थे। फिर दूसरी बार करें तो सबसे पहले बिहार राज्य ने दहेज को रोकने के लिए बिहार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1950 बनाया। ये केवल बिहार राज्य तक ही सीमित था, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम की अपेक्षा ज़्यादा कठोर नहीं था। फिर दूसरी बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य ने 1958 ईस्वी में इसके संबंध में कानून बनाए और जो एक राज्य तक ही सीमित था। धीरे धीरे इस कुप्रथा की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में ये चीज़ फैल गया और इस चीज़ों को रोकने के लिए हमारे संसद द्वारा इस पर रोकने के लिए कानून बनाया गया, जिसमें पहली प्रयास जब की जाती है वो तारीख होती है 24 अप्रैल 1959। 24 अप्रैल 1959 ईस्वी में इस दहेज को रोकने के लिए एक बिल लाया जाता है, लेकिन उस समय लोकसभा में कम मेजॉरिटी होने के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। यह बिल नहीं पास हो सका अर्थात यह कानून नहीं बन सकता था। फिर क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का मतलब होता है जहां पे लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दोनों कार्य करते हैं। ये बैठक 6 से 9 मई 1961 ईस्वी को बुलाई जाती है और यह भारत में बुलाई जाने वाली पहली बैठक होती है। भारत में सबसे पहले जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो दहेज कानून के लिए बुलाई गई थी। वो तिथि थी 6 से 9 मई 1961 ईस्वी को। इस संयुक्त बैठक के दौरान यह कानून सर्वसम्मति से ये पास हो जाता है और इस कानून का नाम होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। यह तिथि जो पास होती है, यह कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम के नाम से जाना जाता है और यह कानून 1961 ईस्वी में पास होता है, इसलिए इस कानून का पूरा नाम होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यह कानून पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति से 20 मई 1961 ईस्वी को मंजूरी मिल जाती है। 20 मई 1961 ईस्वी को मंजूरी मिलने के बाद इसे 1 जुलाई 1961 ईस्वी को लागू कर दिया जाता है। लेकिन
1 जुलाई 1961 ईस्वी को हमारे संपूर्ण भारत में तो लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, क्योंकि आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर के लिए अलग ही संविधान था। कोई भी अधिनियम यदि जम्मू कश्मीर में लागू होना होता है तो पूरे देश में वो लागू हो सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। यदि जम्मू कश्मीर की विधानसभा विधान परिषद इस अधिनियम को अपनाती है तो वहाँ जम्मू कश्मीर में भी लागू हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन 2019 में धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारत का वो एक अभिन्न अंग बन गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कानून संपूर्ण देश में लागू हैं वो कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। वो तिथि थी 31 अक्टूबर 1961 ईस्वी से। तो इस प्रकार 31 अक्टूबर 1961 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। जब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है तो हम कह सकते हैं वर्तमान में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत में लागू है जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन 31 अक्टूबर 1961 से पहले यह कानून संपूर्ण भारत में तो लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इस कानून की बात करें तो इस कानून के अंतर्गत 10 धाराएं आती हैं। इन 10 धाराओं में अगर हम पहली धारा की बात करें तो आप जानते होंगे सभी अधिनियम में पहली धारा उसके नाम से संबंधित है, विस्तार से संबंधित है और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम होता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, क्योंकि ये 1961 ईस्वी में पास हुआ ये कानून, इसलिए इसका पूरा नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में भी लागू है जम्मू कश्मीर को लेकर। लेकिन ये पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। अगर हम वैसे देखें तो 1 जुलाई 1961 ईस्वी को ये पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। वो तिथि है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाता है। धारा 2 की बात करें तो धारा 2 दहेज की परिभाषा के बारे में बताता है। दहेज क्या है? दहेज एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार से डिमांड, मांग, मूल्यवान चीज ये मांगना ही क्या है? दहेज है। अब हम अगली धारा में देखें क्या दिया गया है। तो अगली धारा थी धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत ये बताया गया है दहेज देना और दहेज लेना या दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेषण करना, ये सभी अपराध माने जाते हैं। दहेज देने का मतलब है कि यदि वधू पक्ष द्वारा वर को दिया जाता है दहेज, और दहेज लेने का अर्थ है कि वर पक्ष द्वारा वधू से लिया जाता है दहेज। और दुष्प्रेषण का मतलब होता है बिचौलिए। बिचौलिए जो होते हैं यानी बीच वाले जो लोग होते हैं, वे अगर किसी को दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेषण यानी बात करते हैं तो उन्हें अपराधी माना जाएगा। ये धारा 3 बताती है। धारा 3 के अंतर्गत दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध माने जाएंगे और इसके लिए कारावास 5 वर्ष तक या 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यानी दहेज देने और दहेज लेने में लिए दहेज देने और दहेज लेने वाले को 15,000 रुपये जुर्माना या 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगली बात करें दहेज की मांग। दहेज मांगना भी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो वो धारा 4 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। इसके लिए अगर हम देखें सज़ा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम सज़ा 6 माह, अधिकतम सज़ा 2 माह तक है।
यानी न्यूनतम सज़ा 6 माह और अधिकतम सज़ा 2 वर्ष तक है और 10,000 रुपये तक जुर्माना है। 10,000 रुपये तक जुर्माना है। इससे संबंधित एक केस भी आया है। उस केस में ये कहा गया है कि दहेज की प्रत्येक मांग अपराध मानी जाएगी। उस केस का नाम है हरिवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। हरिवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दहेज के लिए प्रत्येक मांग अपराध मानी जाएगी और उसके लिए 6 माह से 2 वर्ष तक सज़ा या 10,000 रुपये तक जुर्माना होता है। इसका मतलब प्रत्येक मांग का मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो 2021 में दहेज की मांग करता है तो वह दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि वो 2022 में भी दहेज की मांग करता है तो फिर वह प्रत्येक मांग, इसका मतलब 2021 की मांग में वो अपराधी माना जाएगा, 2022 की मांग में वो अपराधी माना जाएगा। तो दहेज की प्रत्येक मांग जो होगी वो मानी जाएगी, अपराधी माना जाएगा और इसके लिए 6 माह या 2 वर्ष तक की सज़ा होगी और 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा। अगली बात करें धारा 4 का दहेज के विज्ञापन के लिए। जैसे आप जानते होंगे पेपर में भी वर वधू के लिए, शादी के लिए एक विज्ञापन छपता है। अगर उस विज्ञापन के दौरान ये लिखा हो कि इस विज्ञापन में इस व्यक्ति से शादी करने के उपरांत इतना दहेज दिया जाएगा तो वो धारा 4 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और इसके लिए भी लगभग 15,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। 15,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष तक की सज़ा होगी। अगली धारा 5 की बात करें। धारा 5 यह बताती है दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य माना जाएगा। करार शून्य माना जाएगा। जैसे आप जानते होंगे अगर ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं तो उनके लिए एग्रीमेंट या उसके लिए हम स्टाम्प पर लिखते हैं। अब वो स्टाम्प के आधार पर वो एग्रीमेंट माना जाता है। लेकिन अगर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक स्टाम्प पर एग्रीमेंट किया जाता है कि हम शादी के बाद इतना रुपया देंगे या इतनी दहेज देंगे तो वो करार शून्य माना जाएगा। ऐसी धारा कौन सी बताती है? धारा 5। अगली धारा की बात करें तो धारा 6 आती है। धारा 6 के अंतर्गत क्या है? धारा 6 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई वर वधू या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी को शादी के बाद अपने समान उपयोग करने से मना करता है तो वो भी दहेज कानून के तहत अपराधी माना जाएगा और इसके लिए 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सज़ा और 5 से 10,000 रुपये तक जुर्माना। 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। अगली बात करें धारा 7 की। धारा 7 बताती है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन कौन ले सकता है? तो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार से, दूसरा न्यायालय स्वयं इस पर कार्रवाई कर सकता है। अगला व्यथित व्यक्ति द्वारा यानी पीड़ित व्यक्ति के रिपोर्ट से, अगला किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा, इसे पंजीकृत मुकदमे के द्वारा इस पे संज्ञान लिया जा सकता है। अब अगली हम धारा की बात करें तो अगली धारा है धारा 8। धारा 8 के अंतर्गत अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोई भी अपराधी है तो वो अजमानतीय यानी उसे जेल जाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ अंश मानिए, इसका मतलब उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगली धारा है धारा 8 बी।
धारा 8B के अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो जितने भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। धारा 8B के अंतर्गत धारा 9 में बताया गया है कि केंद्र सरकार इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए कठोर से कठोर कानून बना सकती है यदि समाज में उपयोगी है तो। धारा 10 बताती है राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार कभी क्वेश्चन आता है कि इस पर कानून कौन कौन सी सरकारें बना सकती हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। एक मुकदमा है, उस पर भी ध्यान देंगे। एक वाद है, उस वाद का नाम है विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए ये वाद चर्चा में क्यों है? देखिए ये वाद इसलिए चर्चा में है, इस मुकदमे के दौरान हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यदि किसी की पत्नी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है और उसका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ हो या 7 वर्ष के दौरान हुआ हो या 7 वर्ष के भीतर हुआ हो, तो यदि उसने पहले किसी भी पुलिस स्टेशन पर, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के पास उसने कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराई है ऐसे तंग की, क्रूरता की, दहेज की, तो वो भी दहेज का अपराधी होगा। लेकिन इसमें वर्ष की बात करें तो विवाह से 7 वर्ष तक ये मान्य होगा। आशा है आपको ये चीज़ें सही समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम और कानून के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।